पॉलिसी आई है अग्निपथ, क्या इससे हमारे नौजवानों के लिए इससे फ़ायदा हो कि नुकसान? देखो, एक तो बात है कि हमारे नौजवान जो बहुत शिद्दत से आर्मी में जाने की प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, अगर उनको, वो सारे के सारे अध्ययनशील विद्यार्थी नहीं हैं। सर्वप्रथम वो बहुत ही गरीब घरों से आते हैं, उनके घरों में इतना धन नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। वो बहुत ही उस एरिया से आते हैं जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है। उनके पास रोज़गार के 2-4 ही ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन होता है उनका आर्मी का, और आर्मी का ऑप्शन उनके लिए करो या मरो का ऑप्शन होता है। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई भी रोज़गार का ऑप्शन नहीं होता जो अस्थाई रूप का हो, जो स्थिर हो, स्टेबल हो। इसीलिए वो आर्मी की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखते हैं, जिससे कि अगर वो आर्मी में चले जाएं तो एक लंबे समय का उन्हें रोज़गार मिल जाता है और उससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तो ये जो अग्निवीर पद्धति है, इसमें जो उम्र रखी गई है 17.5 से 21 वर्ष की। हम सब जानते हैं ये जो 17.5 की उम्र है, इस उम्र में बच्चे 10वीं या 11वीं या 12वीं में होते हैं। ठीक है, अगर मान लिया मैंने 12वीं में बच्चा है और इस पद्धति के अंतर्गत वो एक सिपाही की भर्ती देता है और सिपाही की भर्ती पास कर लेता है और वो अग्निवीर बन जाता है 18 की उम्र में, तो वो निकल के आ जाएगा। अगर वो 25 में शामिल हो गया तो उसकी नौकरी और 17 साल के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो निकल के आ गया तो दिक्कत यहाँ है, निकल के आ गया तो उसके पास होंगे 12,40,000, कम से कम इतना पैसा उसे सरकार वहाँ से मुहैया कराएगी। मान लीजिए वो निकल के आएगा तो उसके पास अध्ययन करने का रास्ता नहीं रहेगा, उसके पास अपने परिवार की समस्याएं रहेंगी, वो उन समस्याओं से घिरा रहेगा और 4 साल में कोई अपनी पूरी की पूरी समस्याओं का निदान नहीं कर लेता। हम सब जानते हैं 4 साल तो किसी भी रोज़गार में जाते हैं तो हमें उस रोज़गार को समझने में समय लगता है, उस परिस्थिति में ढलने में समय लगता है, फिर हम उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलते हैं। तो ये होगा। अब 4 साल के बाद उसे जब वो अपने आप को स्थिर करना प्रारंभ करेगा तभी उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो निकाल दिया जाएगा। अब वो 12,40,000 लेकर आता है तो अगर वो रोज़गार, पहली बात तो रोज़गार ढूंढने का प्रयास करेगा, रोज़गार ढूंढने का प्रयास करेगा। ये बात मैं पहले कह दे रहा हूँ, वो सिर्फ 12वीं या 10वीं ही पास है, इससे ज़्यादा शिक्षित नहीं है। 12वीं या 10वीं पास है, इससे ज़्यादा शिक्षित नहीं है। और जो इससे ज़्यादा शिक्षित होता है वो कभी भी सिपाही बनने नहीं जाता, फिर वो सिपाही बनने नहीं जाता, वो फिर ऑफिसर्स रैंक्स को देखता है। हम सब जानते हैं जो अगर ग्रेजुएट होता है तो वो ऑफिसर रैंक्स के लिए जाने का प्रयास करता है, ना कि सिपाही बनने का प्रयास करता है। तो अगर वो उस उम्र में से निकल कर आएगा तो वो फिर नौकरी की तलाश में चला जाएगा, उसके पास स्वरोजगार भी करता है। तो 12 लाख स्वरोजगार के लिए इतनी बड़ी मात्रा नहीं है कि उतने धन में वो कोई बड़ा रोजगार या कोई लघु उद्योग खोल सके। समझ में आई बात? ये बहुत ही कम अमाउंट है, ये बहुत ही कम अमाउंट है और सरकार कह रही है कि उनको प्रशासन में ले लिया जाएगा। इसमें वहाँ सिर्फ 25% लोगों, 75% सैनिकों को निकाल दिया जा रहा है। तो 75% को समाज में डाइल्यूट कर पाना इतना आसान बात नहीं है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बात मेरे को ये सबसे बात ज़्यादा खटकती है, हमारे नेता जिनको 1.5 लाख सैलरी और एक बार एमएलए या एमपी बन जाते हैं उनको पेंशन मिलने लगती है। क्यों भाई? उन्होंने ऐसी कौन सी वीरता का काम कर दिया है? उनका काम भी तो देश सेवा है ना, उन्हें भी तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। वो एमएलए बन गए, एमपी बन गए, उनकी ज़िंदगी सेटल डाउन। और यहाँ ये व्यक्ति जो अपनी जान को हथेली पर रख कर गया वहाँ पर और उसे 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, तो क्या इसके साथ ये उचित किया जा रहा है? उसको एक
4 साल की स्थिरता देकर फिर अस्थिर जीवन की तरफ ढकेल दिया जा रहा है। कहीं से ये उचित है? जिन बच्चों का सपना ही आर्मी है, जिन बच्चों ने पूरी जिंदगी आर्मी के लिए ही डेडिकेट कर दी है, उनको अगर वहां से निकाल दिया जाएगा तो वो यहाँ पर अपने आप को डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और जहां भी सम्मान और प्रतिष्ठा को चोट लगती है ना, इंसान बौखला जाता है, इंसान बौखला जाता है और इंसान अपने आप को फिर संभाल नहीं पाता। फिर वो उचित, अगर उसे उसकी जो पदवी है उस हिसाब से नौकरी नहीं मिलती, या जो उसका वहाँ पर सम्मान था उस सम्मान की नौकरी नहीं मिलती, तो वो गलत रास्तों की तरफ जा सकता है, जो कि संभावना बहुत ज़्यादा है, संभावना बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि अगर भारत सरकार को सेना के खर्च का इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सेना में ही कुछ उद्योग खुलवा दे, जैसे कि सेना भी कुछ उत्पादिक गतिविधियों में सम्मिलित हो जाए। सेना अपने लिए खुद ब खुद राजस्व जुटाना प्रारंभ कर ले, उसके पास ही कोई राजस्व का साधन उपलब्ध हो जाएगा, उसकी अपनी खुद की ब्रांड्स खुलवा दे। आज के टाइम पे लड़कों में बहुत ज़्यादा सेना संबंधी उत्पादों की बहुत ज़्यादा मांग होती है, उनको इच्छा होती है कि हम सेना से संबंधित चीज़ों को पहने धारण करें, तो सेना संबंधी कोई ऐसी चीज़ खुलवा दे जिससे सेना भी औद्योगिक गतिविधियों में सम्मिलित हो जाए और वो अपने अतिरिक्त सैनिकों का प्रयोग वहाँ करे और अपने आप कुछ उत्पादित चीज़ें करे और मार्केट में उन चीज़ों को निकाले और उससे धन कमाए। ये भी एक तरीका है। लेकिन अब कहें या ना कहें, अब सरकार है भाई, हम हमारी बात कहाँ मानेगी वो? हमारी बात माने, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मेरी बात माने वो, और अभी मेरी उम्र भी नहीं है कि मैं उनको सलाह दे सकूँ। सबसे बड़ी गलती तो हमारी जनता की होती है, जो मूर्खों की तरह पार्टी को चुनने चली जाती है। उन्हें पता तो होता नहीं है कि हमारे देश में पार्टी प्रधानता नहीं है, व्यक्ति प्रधानता है। अगर आप उचित व्यक्ति को चुनोगे तभी आपके लिए उचित नीतियां बन पाएंगी। अगर आप अशिक्षित को चुनोगे तो उसके अंदर दूरदर्शिता नहीं होगी, और जिस व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता नहीं होगी वो सोच नहीं पाएगा, और आपके लिए जो नीतियां बनाएगा वो छोटे समय के लिए बनाएगा बस। और छोटे समय की नीतियों से देश चलता नहीं है, बिखर जाता है। ये बात जान लो। आपके देश को जब बनाया जा रहा था उस समय जिन लोगों ने नीतियां बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षित लोग थे, लेकिन आज जो लोग आपकी नीतियां बना रहे हैं उनके अंदर इतनी दूरदर्शिता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। ये और पहली बात, और हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात आ गई है। हमारा देश आज के टाइम पे एक प्रकार से पार्टी प्रधानता में चला गया है। लोगों में विपक्ष की भूमिका निभाने की शक्ति नहीं है, अनुचित बातों को रखने की शक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और हमारा युवा भी आज के टाइम पे भटक गया है, वो नृत्य में ही मग्न हो गया है, उसको नृत्य ही नृत्य दिखता है, रील्स में घुमा पड़ा है, रील्स में ही मजे ले रहा है। क्या कह सकते हैं, उनको शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये भी अनुचित है जो बच्चे इस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं। वो अपनी ही संपत्ति है, सरकार की नहीं है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति है। तो मैं अपने युवाओं साथियों से यही अनुरोध करूंगा, सरकारी संपत्ति ना तोड़ें। अगर धरना देना है तो किसानों की तरह धरना दें और इस बिल को उसी प्रकार से वापस करवाएं जैसा कि हमारे किसान भाइयों ने करवाया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।